रामायण, महाभारत हमारा इतिहास है या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी? भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना है। ये बात हमारे लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाली है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां तब से संस्कृति और सभ्यता विकसित हो चुकी है जब बाकी दुनिया के लोगों का जीवन खाना पानी जुटाने तक ही सीमित था। हमारा इतिहास अत्यधिक प्राचीन होने के कारण हमारी कई प्राचीन कथा कहानियों को मिथक नाम दे दिया जाता है। बात की जाए रामायण और महाभारत की तो हमारे ही देशवासी इन्हें दंत कथा कहकर झुठला देते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि समय के साथ साथ असली किस्सों के साथ कई कहानियां जुड़ती गईं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक ही है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों पर आधारित कुछ प्राचीन तथ्यों पर, जो ये साबित करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक रचना नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तारीख मन से बनाई हुई तारीख नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों की पूरी टीम ने मिलकर इस तारीख की गणना की है। इस टीम का हिस्सा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। उन्होंने कहा कि जब रामायण पर वैज्ञानिक आधार पर शोध की गई तो इस बात का पता चला कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो उसमें कई प्रमाण भी शामिल किए। उस समय में ग्रहों की स्थितियां क्या थी, उस क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन, मौसम की जानकारी, राजाओं के कई वंशों की जानकारी, ऐसी कई बातें उन्होंने अपने रामायण में शामिल की। इन्हीं भौगोलिक और पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर रामायण काल की तारीखों का पता लगाया जा सका है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी प्राचीन तारीखों की और समय की गणना आज हजारों सालों बाद कैसे की जा सकती है? तो आइए दोस्तों, इसे कुछ इस तरह समझते हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी सिर्फ गोल नहीं घूमती बल्कि प्रिसेशन करती है। प्रिसेशन को आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ये नॉर्मल रोटेशन नहीं है और इस तरह गोल घूमने पर धरती अपने वास्तविक रूप में आने के लिए पूरे 26,000 साल लेती है, जिसमें हर दिन पृथ्वी का संपर्क आकाश के अलग अलग भागों, ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों से होता है। महर्षि वाल्मीकि खुद खगोल शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी रामायण में हर दिन की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया है, जैसे कि ये श्लोक: नक्षत्रे दिति दैवत्ये सवोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह। यानी कि चैत्र मास की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर श्री राम का जन्म हुआ। आई सर्वे के एक शोध दल ने जब इस श्लोक में बताए आंकड़ों को प्लेनेटेरियम गोल्ड नाम के सॉफ्टवेयर में सारे वर्णनों को एनालिसिस किया तो पाया कि इस तरह की ग्रह स्थिति लगभग 7,000 साल पहले उत्पन्न हुई थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारा इतिहास 6-7 हजार साल पुराना तो है ही। हम आपको बता दें कि इन तिथियों की गणना 9 आधार पर की जाती है: ग्रहों की स्थिति, समुद्र का स्तर, पेड़ पौधों का विवरण, धरती का स्वरूप, मनुष्य के जेनेटिक्स, पृथ्वी की आयु, खुदाई में पाई गई पुरानी सभ्यताओं की चीजों का अध्ययन, मनुष्य के अलावा बाकी जीवों का अध्ययन और मौसम विज्ञान। इन्हीं 9 आधारों पर शोधकर्ताओं को कई ऐसे सबूत मिले जो रामायण को हमारा इतिहास साबित करते हैं। हालांकि इस पर निरंतर शोध जारी है। लिखित इतिहास में शामिल करने योग्य जानकारी के अभाव के कारण अभी तक इसे हमारे लिखित इतिहास में शामिल नहीं किया गया है। शोधकर्ताओं ने हर मिली तारीख को 9 तरीकों से क्रॉस चेक किया है और हैरान करने वाली बात ये है कि हर तरीके से वही तिथि निकलकर सामने आ रही थी। इससे साफ पता चलता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातें सच में घटित हो चुकी हैं। आइए फिर से रुख करते हैं रामायण की ओर। राजा दशरथ संतानहीन थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया, जिसके बाद उनके 4 बेटे हुए। बालकांड के सर्ग 18 के श्लोक नंबर 8 से 10 में भगवान राम के जन्म के समय के ग्रह नक्षत्र और राशियों का वर्णन है। वाल्मीकि ने जिस स्थिति की बात की वो 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में दोपहर 12 से 2 बजे के बीच की है।
उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जिसे आज भी राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि जी के अनुसार जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे थे, तब बीच में लगने वाले घने जंगलों में ही राम ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया था। अगर इस घटना को हम भौगोलिक स्थिति के हिसाब से समझें, तो रामायण काल का ताड़का वन ही आज के बिहार का बक्सर वाला क्षेत्र है। शोधकर्ताओं और भूगोल विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी अपना स्वरूप बदलती रहती है। जहां आज वन है, बाढ़ आने पर वहां नदियां भी निर्मित हो सकती हैं, और जहां आज नदियां हैं, वहां सूखा पड़ने पर बंजर जमीन भी बन सकती है। इसलिए हर एक बात का साक्ष्य मिलना संभव नहीं है। लेकिन बक्सर का जो क्षेत्र ताड़का वन कहलाता था, वहां आज भी बहुत अधिक मात्रा में ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि रामायण में बताई गई जगह वास्तव में भी है। जब राम भगवान सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर पहुँचे और जब उन्होंने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो धनुष भयंकर विस्फोट के साथ टूट गया और उसके टुकड़े आसपास बिखर गए। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के धनुषा मंदिर में आज भी उसके अवशेष रखे हुए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रामायण में बताई गई कुछ जगहें अब नदियों के नीचे है, जिससे इनका पता लगाना संभव नहीं है। प्राचीन समय में आज की तरह पानी और अन्न की पहुंच हर जगह तक नहीं थी, इसलिए बस्तियां अक्सर जल स्रोतों के आसपास ही बसा करती थी, जिससे पानी की आपूर्ति होती रहे। लेकिन जैसे जैसे नदियों के प्रवाह का रास्ता बदला, वैसे वैसे लोगों की बस्तियां भी बदलती रहीं, जिसके कारण सारी भौगोलिक स्थितियां हूबहू वही नहीं मिल पाती। इन 7000 सालों में जनसंख्या बढ़ी तो रहने के लिए जंगलों को काटा गया, पर्यावरण में बदलाव हुए तो पेड़ों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गयीं। वनवास के दौरान भगवान राम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रुके, जो जो किया, उसके भी कई प्रमाण मिलते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है। वनवास के दौरान मिले ढेर सारे प्रमाण क्या थे, ये जानने के लिए हम इस विषय का दूसरा भाग लेकर आएंगे। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो अपने कमेंट के साथ पार्ट 2 भी लिख कर भेजें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दे नेहा आगरकर को आज्ञा। नमस्कार।